बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स हम आज सेकेंड ईयर की क्लास है, चैप्टर हमारा 10 है, लेक्चर नंबर हम 30 पर हैं और इस लेक्चर में हम चैप्टर 10 की पहली एक्सरसाइज करेंगे। जब हमने चैप्टर 10 शुरू किया तो चैप्टर 10 की डेफिनेशन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, उसके फंक्शन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, साथ हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ सारी पढ़ ली, फिर हमने स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को भी देख लिया और इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 10.2 पर चले गए थे क्योंकि हमारा इस चैप्टर का जो मेजर टॉपिक था वो 10.2 एक्सरसाइज थी। 10.1 में हमने सिर्फ़ और सिर्फ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें टेबल वैल्यू देखना सीखनी है कि किस सिचुएशन में कैसे कैसे हम ये टेबल वैल्यूज़ देखते हैं। आज हम इंशाल्लाह 10.1 करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी बच्चों ने ये लिखा था कि 10.1 हमें समझ नहीं आई, वो बाय चांस मैंने कराई ही नहीं थी, आज करवाऊँगा इंशाल्लाह तो हर बच्चे को समझ भी आएगी। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करेंगे और इल्म की दुआ मेरे बच्चों को याद हो चुकी होगी। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, हम सबको अता कर, इल्मन, इल्म अता कर। कैसा हो? इल्मन नाफ़ियन, नफ़े वाला, वासियन, वसी, और हमीकन, व हमीकन, और गहराई वाला। देखिए जी, मैं लास्ट लेक्चर में आपसे बात कर रहा था शायद कि हमें हर चीज़ फिंगर टिप्स पे याद करनी चाहिए कि फिंगर्स और ये उनके टिप्स हैं। जैसे अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब हम सबको अता कर, इल्मन, इल्म, नाफ़ियन, वासियन, व हमीकन, ए अल्लाह तू हमें इल्म अता कर और वो इल्म कैसा हो, उसमें ये 3 खूबियाँ हों। वो नफ़े वाला इल्म हो। नफ़े वाला इल्म कैसे होगा कि वो उस इल्म से हमें तो नफ़ा मिले, इसके साथ साथ आने वाली नस्ल, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को मेरे इल्म से नफ़ा दे। अल्लाह, जो मेरे इल्म से नफ़ा लेता रहे वो मेरे लिए दुआ करता रहे, मुझे भी फ़ायदा होता रहेगा और उसे भी नफ़ा मिलता रहेगा। जैसे कोई बच्चा मेहनत करके पढ़कर कोई बुक लिख लेता है और वो बुक चलती जाए और उस बुक को पढ़ने वाले बेशुमार लोग, और वो ता क़यामत बुक चलती रहे, तो इल्म आपका नाफ़े बन जाएगा। जैसे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी को ईजाद किया, किसी ने ये लाइट बल्ब और एलईडी को ईजाद किया। अब ये ईजाद करने वाले तो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम इनसे नफ़ा उठा रहे हैं, हम उनके इल्म से आज तक नफ़ा ले रहे हैं और ये ता क़यामत नफ़ा चलता जाएगा। ऐ अल्लाह, तू अपने इल्म के ख़ज़ानों से हमें भी ऐसा इल्म अता कर जो नाफ़े हो, उसकी पहली खूबी नफ़े वाला इल्म हो, उससे हमें नफ़ा मिले, हमारे इर्द गिर्द वालदैन, हमारे उस्तादज़ा को खुशी मिले हमारे इल्म से, और इसके साथ साथ ता क़यामत आने वाले इंसानों को हमारे इल्म से अल्लाह तो नफ़ा पहुँचाता रहे। हमें ऐसा इल्म अता कर अपने इल्म के ख़ज़ानों से। ए अल्लाह,
वो वसी होना चाहिए, महदूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि महदूद इल्म इंसान को ज़िद्दी बना देता है। वो कहता है कि जो बस मैंने कह दिया बस वही कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐ अल्लाह, मुझे इल्म देना है तो वो वसी देना, इतना वसी कि मशरिक़ों से लेके मगरिबों तक इतना वसी हो। और इसकी तीसरी खूबी हामीकन, गहराई वाला इल्म देना है यार मेरे रब। और उसकी गहराई इतनी हो कि वो अर्श बरी से शुरू हो, वो सातों आसमानों के ऊपर से शुरू होता हुआ उसकी गहराई चलना शुरू हो, और गहराई करते करते वो ज़मीन और उसके बाद दूसरी और सातों ज़मीनों की तह तक चला जाए। इतनी गहराई वाला इल्म देना है हमारे रब। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने रब से ये दुआ मांगेंगे, सुबह शाम मांगे, जब आप पढ़ने लगे अपने रब से मांगे, आपका रब इल्म के दरवाज़े खोल देगा आपके लिए इंशाअल्लाह। मेरे उस्ताद मलक डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, एक मरतबा मुझसे पूछते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो। मैं उनसे कुरान का इल्म सीखने जाया करता था, तफसीर सीखने जाया करता था। तो मैं उन दिनों MSc पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा था। तो मुझसे कहा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं बुक्स कंसल्ट करता हूँ, टीचर्स के पास जाता हूँ, फिर प्रॉब्लम हल होती है। तो कहते अगर आपको बुक्स ना मिलें, अगर आपको टीचर अवेलेबल ना हो तो क्या करेंगे। फिर मैं सोच में पड़ गया। तो मुझे कहते बेटा आप डायरेक्ट अल्लाह से इल्म मांग लेना। जब आप अल्लाह से डायरेक्ट हो जाओगे तो अल्लाह पाक का हाथ आपके हाथ के ऊपर होगा और आपका हाथ चलेगा और काम पूरा हो जाएगा। यकीन की बात है, अगर आपको यकीन इस बात पर हो जाए तो ये ऐसा हो भी जाएगा। बहुत शुक्रिया। आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज जो 10.1 है वो टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 9 पर मौजूद है। पेज नंबर 9 अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है डिफाइन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफ़ाइन करें, मतलब इसकी डेफिनेशन मैंने बच्चों को बताई थी, आप दोबारा सुन लें। द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन when n approaches to infinity and probability of success is very 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 close to 0. So the binomial distribution is converted into normal distribution. तो फिर क्या होगा कि binomial distribution convert हो जाएगी normal distribution में। कब? जब number of observation n is very large, it is approaches to infinity and probability of success is very close to 0. So the binomial distribution convert into the normal distribution. सिंपल सी डेफिनेशन है, बच्चों को याद हो जानी चाहिए। इसके बाद उसने कहा डेंसिटी फंक्शन एंड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। गिव द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व, हमने नॉर्मल कर्व की इक्वेशन हमने बतानी है। तो नॉर्मल कर्व की इक्वेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट। इसके बाद ये सिग्मा अंडर रूट से बाहर है। इसके बाद यहाँ पे ई लिखना है, ई की पावर में लिखना है 1/2। आगे क्या लिखेंगे? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में उसने ये कहा डिफाइन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, के नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करें। ये आपका पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 1 पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 2 3 पॉइंट्स। या फिर जो मैंने आपको कहा लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्ट इनटू व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी क्लोज टू 0, सो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्ट इनटू
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या ये डेफिनेशन, या यहाँ पेज नंबर 1 पे आपके पास 3 पॉइंट्स लिखे हुए, ये आप कर सकते हैं। इसके नीचे उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा, इसके बाद इसकी लिमिट बतानी होती है कि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसमें हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है कहाँ पे, ये x, इसकी लिमिट बताएं। तो x की लिमिट क्या है, वो -∞ टू +∞ है। फिर इसके बाद उसने ये पूछा इसके पैरामीटर्स कितने हैं, इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। वो कौन कौन से 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक म्यू और दूसरा सिग्मा। सिग्मा कह सकते हैं और सिग्मा स्केयर भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे x वेरिएबल है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये साइन है डिस्ट्रीब्यूटेड का, x डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, n और सॉरी म्यू एंड सिग्मा स्केयर। ये नोटेशंस है किसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। आपने पिछले साल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की नोटेशन पढ़ी थी, x इज बाइनोमियल, b से हम डिनोट करते हैं, और इसके 2 पैरामीटर्स थे n और p। इसी तरह x वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड विद हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद 3 पैरामीटर, कैपिटल N, स्मॉल n और p। ये लिखने का तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन को कि x जो है उसमें वेरिएबल होगा, n नॉर्मल है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड विद 2 पैरामीटर्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, बाइनोमियल के भी 2 थे, n और p, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं। सेकंड, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के x वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड विद हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद 3 पैरामीटर्स, नंबर 1 कैपिटल N, नंबर 2 स्मॉल n और p। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये दोनों डिस्क्रीट, ये दोनों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस थे, और ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। फिर ये कहता है, सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, कहता है डिफाइन द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या कहता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। और आपको याद होगा 10 पॉइंट हमने 2 की है, तो 10.2 में हम हमेशा x वेरिएबल को में से माइनस करते थे म्यू को, और सिग्मा पे डिवाइड कर देते थे, और इसकी जगह पे हम z लिखते थे। इसमें ये जो z वेरिएबल है ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल था। मैं बार बार कहा करता था कि प्रोबेबिलिटी में जब x आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे, कहा करता था ना 10.2 में। फिर हम स्टैंडर्डाइज्ड कैसे बनाते थे, जो x वेरिएबल था उसमें से मीन माइनस कर देते थे और सिग्मा पे डिवाइड करते थे, और जहाँ पे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता था वहाँ पे हम क्या लिखते थे, z, और वो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। अगर आप लोग किताब को ओपन करें, पेज नंबर 4, सफ़ा नंबर 4 टेक्स्ट बुक में, तो आपको 10.2 हेडिंग मिलेगी, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे लिखा हुआ है अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x। हमारे पास एक x है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, विद अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। उसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। कैन ईजीली, बहुत आसानी से, बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसको बहुत आसानी से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z। यानी x वेरिएबल को हम z में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन z इज इक्वल टू x माइनस म्यू। z जो हमारे पास x है उसमें से मीन को माइनस कर देंगे और सिग्मा पे डिवाइड कर दें, तो ये z बन जाएगा। और उसने कहा साथ ही विद मीन है 0। अब z का मीन कितना होगा, वो 0 होगा। यहाँ पे x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, z इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। उसका मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होगा। ये है जी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। दोबारा आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक होगी बात। इसके नीचे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी, उसमें उसने वही सारी बातें कही। अ रैंडम वेरिएबल x, हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है, हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
x जो रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये दोनों बातें कह दी, यानी कि ये फंक्शन बन जाएगा आपके पास। इसके बाद वो कहता है कि देन रैंडम वेरिएबल z, आपने इस वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज्ड में चेंज किया और z वेरिएबल बना लिया। और z किस तरह बना, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, बुक में लिखा हुआ है इसी लाइन में, हैज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। और नीचे ये भी लिखा हुआ है x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with two parameters mu and sigma square and z is equal to x minus mu over sigma, then z is a normally distributed, ये देखिए आपको मिल गया लिखा हुआ, z is the normal distribution with mean 0 and variance 1। अब इसका डेंसिटी फंक्शन कैसे बनेगा, इसके डेंसिटी फंक्शन के लिए यहाँ पे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं z, क्योंकि हमारे पास z किसके बराबर है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो यहाँ पे हमने z लिख दिया और यहाँ पे सिग्मा की जगह पर हम 1 लिख दें, या 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो बस यही रहने देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास वेरिएबल z के साथ आएगा, इसमें x नहीं है, ये हमारे पास वेरिएबल z के साथ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन गया। और इसमें हमारे पास क्योंकि वेरिएबल x नहीं है, इसमें हमारे पास z है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे z की लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। आपने देखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस थी, x एक्सिस की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास कौन सी एक्सिस थी, z एक्सिस, z एक्सिस की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और इसका मीन 0। ऐसा हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं और बच्चों को मालूम भी होगा। इसके साथ साथ पेज नंबर 5 पे दो तो प्रॉपर थ्योरम्स हैं, थ्योरम 10.3 और 10.4। अब तक मेरे बच्चों को ये दोनों थ्योरम्स याद हो चुके होंगे, क्योंकि हमने 10.2 के हर सवाल में ये थ्योरम लगाया है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है सिवाय 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, उसको छोड़ के बाकी सारे सवालों में हमने ये थ्योरम्स अप्लाई किए हैं। इन दो थ्योरम्स के अलावा आप बच्चों को क्या याद होना चाहिए, नंबर 1, एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या है, और दूसरा फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है। ये दो बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। नंबर 1, अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो उसका जवाब 0 होगा, और अगर प्लस इन्फिनिटी है तो उसका आंसर 1 होगा। ये दोनों आपने याद रखने हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ या ये दोनों अहम पॉइंट्स हैं, MCQs में भी पूछे जाते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अप्लाई भी करते हैं। इन दो पॉइंट्स के बाद हमारे पास 10.3 थ्योरम है। 10.3 हमारे पास 10.3 थ्योरम में 3 पॉइंट्स हैं जो हमने बहुत अच्छे तरीके से 10.2 के लिए एक्सरसाइज 10.2 जब कर रहे थे तो हमें याद किए थे। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन a। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी लेस देन या इक्वल टू z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, और फिर प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, और अगर इक्वल टू ना भी हो तब भी यहाँ पे यही कंडीशंस यूज़ होंगी। दोनों सूरतों में इक्वल टू हो या इक्वल टू ना हो, दोनों सूरतों में हमने यही कंडीशंस यूज़ करनी है। अच्छा, जब लेस देन होता है या लेस देन इक्वल टू तो हमारे थ्योरम में क्या कहते हैं, फाई ऑफ a। जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू a था तो हम उसे लिखते थे 1 माइनस फाई ऑफ a, याद है ना। और जब हमारे पास ये देखा यहाँ पे हमने गलती से z पहले लिख दिया, z दरमियान में था और a शुरू में और b बाद में, इस तरह। तो इसको हम कैसे करते थे, जो बिटवीन में था इसको हम लिखते थे फाई ऑफ b, यानी कि जो बाद में वैल्यू है उसको पहले लिखते थे और फिर फाई ऑफ a। ठीक होगी बात। ये 3 पॉइंट्स हमने थ्योरम 1 में याद किए और एक्सरसाइज 10.2 में हमने सॉल्व किए। और इसके साथ 10.4 थ्योरम, उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1,
10.4 थ्योरम। नंबर 1 इसका क्या है? फाई ऑफ माइनस ए, फाई ऑफ माइनस ए वो किसके इक्वल होता है? इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ ए। ये बराबर होगा 1 माइनस फाई ऑफ ए। अब ये देखें कि 1 माइनस फाई ऑफ ए तो यहाँ पे इसके बराबर है, लिहाजा हम यहाँ पे एक और बात ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। वो किसके बराबर है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू a की बात करते हैं तो हम कहते हैं जब ग्रेटर देन होता है तो 1 माइनस फाई ऑफ a है। यहाँ पे हमने कहा 1 माइनस फाई ऑफ a तो बराबर है फाई ऑफ माइनस a। लिहाजा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखते हुए ये जो है ये 1 माइनस फाई ऑफ a के इक्वल भी है और ये इक्वल्स टू फाई ऑफ माइनस a के इक्वल भी है। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ से हमें पता चला कि फाई ऑफ माइनस a जो है वो 1 माइनस फाई ऑफ a के इक्वल है, लिहाजा 1 माइनस फाई ऑफ a इसके इक्वल है तो ये भी फिर माइनस फाई ऑफ माइनस a के इक्वल होगा। ये जो इसके दो पॉइंट्स थे वो तो इसी से रिलेटेड थे जो पहले थ्योरम हमने पढ़ा। अब इसके जो दो अपने पॉइंट्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं और वो एब्सोल्यूट वाले हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये दोनों पॉइंट्स 10.3 में लिखने चाहिए थे, उन्होंने 10.4 में लिख दिए, कोई बात नहीं। लेकिन 10.4 के जो अपने, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, वो नीचे वाले दो पॉइंट्स हैं और वो दो पॉइंट्स क्या हैं? प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू a और प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये ब्रैकेट नहीं है, इक्वल्स टू। अब जब एब्सोल्यूट की बात होगी तो एब्सोल्यूट में क्या होगा? एब्सोल्यूट में हम कहेंगे कि ये बिटवीन वाला मामला है, माइनस a और प्लस a। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है, जब लेस देन होगा तो हम लिखेंगे लेस देन में 2 फाई ऑफ a माइनस 1, 2 फाई ऑफ a माइनस 1, और ग्रेटर देन में क्या लिखेंगे? 2 फाई ऑफ माइनस a, 2 फाई ऑफ माइनस a। अब आप लोगों ने ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज 10.1 हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए और 10.2 जो हम कर चुके हैं कंप्लीट उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 4 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स, ये 2 थ्योरम्स याद कर लें। ज़्यादातर ये 2 थ्योरम्स चलते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हैं जिनमें ये एब्सोल्यूट वाले काम आया, लेकिन 10.1 में आएगा। क्लियर? और साथ ये 2 पॉइंट्स MCQs के लिए। अगर ये यहाँ तक आप लोगों को रिवाइज़ करते हुए रिवीजन के दौरान ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका A पार्ट और B पार्ट ये कंप्लीट हो गया और उसके साथ साथ हमने ये एक्स्ट्रा ये भी कर लिया। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड कर्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट पढ़ेंगे सारे बच्चे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 के A पार्ट में वो क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट ऑलरेडी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट किया था, वो बिल्कुल इसी तरह का था। जनाब सवाल है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट, मैं 4 पार्ट है, चारों करवा दूंगा आपको, लेकिन फर्स्ट पार्ट लिखूंगा। फर्स्ट पार्ट है z इज इक्वल टू 0.64। अब z इज इक्वल टू 0.64 स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का आपने मालूम करना है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मालूम करने के लिए आपके पास पहली बात है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होना चाहिए। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और उसके बाद मैंने बताया स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसका फार्मूला क्या था? यहाँ पे एफ ऑफ जेड लिख लेते हैं, साथ लिखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट, आगे हमने 1 लिखना है, और e की पावर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2, और z की लिमिट है -∞ टू +∞, ये इसकी लिमिट है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और इसकी लिमिट z की -∞ टू +∞ है। इसमें हमारे पास जो z है इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 है। अब हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ z, आपने क्या लिखना है? पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0.64 इन अबव इक्वेशन। आप अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, सिंपल। यहाँ पे f भी लिख सकते हैं और फाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फाई ऑफ z की वैल्यू 0.64 इज इक्वल टू 1/2 पाई e की पावर माइनस, ये डिवाइडिंग बाय 2, यहाँ पे क्या लिखूँगा? 0.64 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर ले। ये सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप 2 पाई, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें, उसका अंडर रूट ले लें, साथ ही आप इसका स्क्वायर ले लें और डिवाइडिंग बाय 2 भी कर लें। यहाँ पे हम 1/2 पाई को जब आप मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेते हैं तो क्या जवाब आता है? 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया और साथ अंडर रूट ले लिया तो आंसर आ जाएगा 2.50668। यहाँ पर क्या करेंगे? e की पावर में -/2, 0.64 का स्क्वायर लें। 0.64 का जब आपने स्क्वायर लिया तो 0.4096 आ गया। अब 1/2.50 जो भी है, इसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.39894 इसका रेसिप्रोकल लेने से, और यहाँ पे e की पावर में इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा -0.2048। अब आप कैलकुलेटर पे क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे एक लिखा होता है बटन लॉग, LOG, थोड़ा सा मैं आपको वाज़े कर दूं, LOG। इसके साथ ही एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है L और N। LN मतलब नेचुरल लॉग। ये जो आपने लॉग लिखा, आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास लॉग लिखा हुआ है LOG, तो इसके ऊपर येलो कलर में 10 की पावर x लिखा होगा, और ये नेचुरल लॉग के ऊपर e की पावर x लिखा होगा, या फिर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे एक खाली सा बॉक्स बना होगा, यहाँ पे भी एक खाली सा बॉक्स बना होता है, और ये दोनों येलो कलर में होते हैं। ये जो मैंने ब्लैक कलर में लिखे हैं ये येलो कलर में होंगे, और ये ब्लैक बटन के ऊपर वाइट कलर में लिखे होते हैं। आपने एक्सपोनेंशियल, ये जो e है ये आपने यहाँ से लेके आनी है। शिफ्ट के साथ नेचुरल लॉग को क्लिक करेंगे, शिफ्ट और नेचुरल लॉग, तो आपके पास e लिखा हुआ आएगा कैलकुलेटर पे। जब e लिखा होगा और कर्सर उसकी पावर में
होगा। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस 0.2048। कैलकुलेटर पे जब आप लिखेंगे माइनस 0.2048 तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.8148। लिहाजा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लिखते हैं फाई ऑफ 0.64 इज इक्वल टू, इन ये तो वैसे यही रहेगा ना, 0.3989 और आगे क्या आ जाएगा अगर आप गौर करेंगे तो 0.8148 ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3251 और ये हमारे पास फाई ऑफ 0.64 आ गया आपका आंसर। अगर आपको ये पहला पार्ट समझ आ गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी 4 पार्ट्स यानी कि बाकी जो 3 पार्ट रह गए वो मुझे कराने की ज़रूरत है, लेकिन मैं स्पीड से आपको कैलकुलेशन चेक करवा देता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन क्या, आंसर क्या आना चाहिए। वैसे आंसर तो लिखा भी हुआ है। हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, 2.84 पर बताएं जी। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की और z की वैल्यू उसने पूछी 2.84। z की वैल्यू उसने क्या पूछ ली, 2.84। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो यही रहेगी, उसकी लिमिट भी यही रहेगी, उसके पैरामीटर्स भी यही रहेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, अब 0.64 नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे 2.84। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2.84, 1/2 पाई अंडर रूट वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर जो हमने 0.64 लिखा है बस ये चेंज होगा और वो लिखेंगे 2.84। 2.84 का जब आप स्क्वायर लेकर 2 पे डिवाइड करेंगे, आपने इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या जवाब आया, सिर्फ स्क्वायर लेंगे, बाकी हमारे पास कैलकुलेशन वही रहेंगी। हमने इसका स्क्वायर लिया 2 पॉइंट कुछ है तो ये हमारे पास स्क्वायर के बाद हमारे पास आ जाएगा 8.0656। इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है तो वो माइनस में ही रहेगा और माइनस में क्या जवाब आएगा 4.0328। यहाँ पे 1/2 पाई अंडर रूट है, 2 पाई को मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट ले लें तो वो यही रहेगा 2.50668 और 1 ओवर जब समथिंग करेंगे तो वो भी यही रहेगा। अब ये वाला पोर्शन तो वही रहेगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल में वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम फिर दोबारा से कैलकुलेटर पर नेचुरल लॉग लेंगे शिफ्ट के साथ तो ई लिखा हुआ आ जाएगा। ई की जो यहाँ पावर है, पावर में हम लिखेंगे -4.0328। तो आपके पास यहाँ पर क्या जवाब आएगा जब इसकी पावर लेंगे तो 0.01772। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 0.0071। जल्दी से बच्चे साथ साथ नोट करें, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। पहले 2 पार्ट जो उसने पूछे वो दोनों पार्ट पॉजिटिव थे। पहले पार्ट में पूछा हुआ था 0.64 और दूसरे पार्ट में पूछा हुआ 2.84 जो हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा और चौथा पार्ट दोनों में माइनस है। भला माइनस कैसे है, अगर आप गौर से देखें तो -2.08 लास्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है -0.84। तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर z की वैल्यू चेंज करनी है। अब आपका तीसरा पार्ट आ गया और यहाँ पर हम तीसरा पार्ट लिखते हैं, वो क्या है, z इज इक्वल टू -0.84। अब क्या करेंगे, हमने क्या मालूम करना है, ऑर्डिनेट मालूम करना है किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट
e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 विद लिमिट दिस। अब यहाँ इस फंक्शन में z की वैल्यू पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे माइनस 0.84 इन द अबव इक्वेशन। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे z है ना, ये देखें z सिर्फ यहाँ पर है, तो z की वैल्यू लिखी माइनस 0.84। माइनस 0.84 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो तो हो जाएगा प्लस। जब वो प्लस हो जाएगा तो बाहर माइनस है, वो बाहर वाला माइनस वैसे ही लिख देंगे। माइनस 0.84 का जब आपने स्क्वायर लिया तो वो आपके पास आ जाएगा 0.7056, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और जो माइनस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 2 पे डिवाइड करने से क्या जवाब आया, 0.3528। यहाँ तक तो सारा सिंपल वैसे ही रहा। अब आपने क्या करना है, दोबारा शिफ्ट नेचुरल लॉग लेंगे। शिफ्ट के साथ नेचुरल लॉग का बटन क्लिक करें। आपके पास माउस कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर लिखा होगा ई, उसके ऊपर क्या लिखा होगा ई, और कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा इधर पावर में। अब पावर में क्या लिखेंगे, माइनस 0.3528। वो लिखने से आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू करेंगे तो वैल्यू आएगी, वैसे नहीं आ जाएगी 0.7027। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आ जाएगा 0.2803। ये आपका आंसर है। आपने देखा, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था या जिन बच्चों ने मुझसे ये बात कही थी कि 10.1 की प्रॉब्लम है, तो 10.1 में कुछ भी नहीं करना, फार्मूला हमें याद है, z की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेशन करें और जवाब आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट क्या है, माइनस 2.08। अब हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे z की, यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जब उसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेने से जो भी यहाँ आंसर आएगा वो लिखेंगे, वो आंसर यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल लेने से, और फाइनल आंसर ये। अब इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स आप खुद कर सकते हैं। क्या पार्ट है फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट माइनस 2.08, क्या ये वैल्यू सही लिखी है मैंने, माइनस 2.08 जी, z की वैल्यू माइनस 2.08। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू क्या है, माइनस 2.08। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2.08, माइनस 2.08, ज़रा खुला करके लिख देते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। माइनस 2.08 का स्क्वायर ओवर 2। जैसे ही 2.08 का आपने स्क्वायर लिया तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है जनाब। जब माइनस की वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4.3264। इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2.1632। अब इसका एक्सपोनेंशियल लेने से क्या जवाब आता है हमारे पास, 0.0132। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00517। आज का लेक्चर हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इस लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, फिर हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फिर हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल कैसे बनता है वो भी सीख लिया, थ्योरम्स को सीखा दोबारा से ताकि बच्चों की रिवीजन हो जाए। साथ साथ हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के ऑर्डिनेट्स मालूम करना सीखे। इसका जो बी पार्ट है उसमें z की वैल्यू 1.27 और z की वैल्यू माइनस 1.27 पुट करने से आंसर दोनों का सेम आएगा। ये चीज़ वेरीफाई करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं, अज़ीज़ तलबा व तालिबात सदा सलामत रहें, खुश रहें और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वक्त आखिर हमें ख़ात्मा बिल ईमान हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।